बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ अदिल महबूब, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज डिस्कस करनी है। जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 5 है हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, और इसमें हमने ये देखा कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं और ये कंपोनेंट्स जो हैं वो आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है और हमारे जितने भी टास्क्स होते हैं उनको किस तरह से सॉल्व करता है, परफॉर्म करता है। इसके अंदर हमने रजिस्टर्स, बसेस, सीपीयू, कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स, रैम, रोम, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में भी थोड़ा सा जिक्र किया, ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डिस्कस की। अब जो एक्सरसाइज है वो इन्हीं तमाम टॉपिक्स में से उसने एमसीक्यूज़ और फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चंस इसके हवाले से दिए हुए हैं, तो वो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करने हैं। तो इसके लिए आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो वो लेक्चर्स लाजमी सुन लें ताकि आपको इसकी एक्सरसाइज भी समझ आ सके। नंबर 1, सबसे पहले जो ब्लैंक है वो है DMA स्टैंड्स फॉर। DMA जो है ये क्या होता है, आपको याद होगा हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था। DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इसकी फुल फॉर्म है, और इसका मतलब ये है कि हमारा जो IO यूनिट है वो CPU की हेल्प करता है, और CPU जो है उसमें इंटरप्शन नहीं आती, उसके काम में मदाखलत नहीं आती, CPU डिस्टर्ब नहीं होता, और जितने भी IO ऑपरेशन हैं यानी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हैं उनको हमारा जो IO यूनिट है वो मैनेज कर लेता है। सो DMA की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। नंबर 2, इन डैश मोड डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शंस साइमल्टेनियसली। यानी वो कौन सा मोड है जिसमें डाटा जो है वो दोनों डायरेक्शंस में फ्लो कर सकता है साइमल्टेनियसली, यानी एक ही वक्त में। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन में, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि एक सिंप्लेक्स मोड होता है जिसमें डाटा सिर्फ एक डायरेक्शन में जाता है, एक हाफ डुप्लेक्स मोड होता है जिसमें डाटा दोनों डायरेक्शंस में जाता है बट नॉट एट द सेम टाइम, और तीसरा ये मोड था कि डाटा दोनों डायरेक्शंस में ट्रैवल कर सकता है और एक ही टाइम पे कर सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज़ फुल डुप्लेक्स मोड। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 3, द लेक्सिकल एनालाइजर आल्सो नोन एज। लेक्सिकल एनालाइज़र को हम लेक्सर भी कहते हैं। अब ये मैंने चूँकि इसलिए जल्दी से आगे कर दिया और इसका आंसर दिखा दिया क्योंकि ये आपके चैप्टर में नहीं है। वैसे मैं अब आपको चूँकि यहाँ पर इसका जिक्र है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, एक छोटा सा ओवरव्यू आपको इसकी हिंट दे देता हूँ कि लेक्सिकल एनालाइज़र होता क्या है और इसको लेक्सर भी कहते हैं। याद रखिएगा, हमारा जो कंपाइलर होता है, हमने पढ़ा था ना कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स जो हैं वो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं 0-1 में, मशीन की लैंग्वेज में। तो जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज के ट्रांसलेटर्स पढ़े थे, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, उनमें जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर जो सॉफ्टवेयर होता है, उसका एक पार्ट है लेक्सिकल एनालाइज़र। ये क्या करता है कि ये हमारे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है दूसरी फॉर्म में, यानी हमारा जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है ये उसको रीड करता है और उसको कन्वर्ट करता है, और फिर बाकी काम बाद में होते हैं। लेकिन ये फर्स्ट फेज़ होता है कंपाइलर का, ये पहला यूनिट है जो कि सबसे पहले काम करता है हमारे मैसेज के ऊपर। इसको लेक्सिकल एनालाइज़र भी कहते हैं या सिंपली लेक्सर भी कहते हैं। नंबर 4, द डैश रीड्स द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी एंड डीकोड्स दीज इंस्ट्रक्शंस। वो कौन सी चीज़ है जो कि इंस्ट्रक्शंस को रीड करती है मेमोरी से और फिर उसको डीकोड करती है इंस्ट्रक्शंस को, यानी मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस लेने के बाद उसको डीकोड किया जाता है। डीकोड से मुराद है कि उसको मज़ीद कन्वर्ट किया जाता है इस फॉर्म में कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को उसकी समझ आ सके। तो इसका आंसर है कंट्रोल यूनिट। ये हमने फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल में पढ़ा था कि हमारा जो कंट्रोल यूनिट होता है वो सबसे पहले मेमोरी से जब भी कोई डाटा रीड करना होता है तो वो डाटा रीड कर लेता है, उसके बाद उसको डीकोड करता है। तो बेसिकली जो मेन काम होता है कंट्रोल यूनिट का यानी CPU का, वो होता है डीकोड करना। ठीक हो गया। नंबर 5, द डैश इंटरफेस कंसिस्ट्स ऑफ विंडो, मेन्यूज, आइकन्स एंड पॉइंटर्स। आपको याद होगा हमने जब ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाले टॉपिक से रिलेटेड है ये ब्लैंक, हमने पढ़ी थी एक विंडो। आपको याद होगा हमने जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको विंडो के बारे में बताया था कि विंडो एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, और उस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इंटरफेस के हवाले से। एक हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है CLI और दूसरा होता है GUI।
GUI जो है ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है और CLI जो है ये कमांड लाइन इंटरफेस होता है। GUI ऐसा इंटरफेस है जिसके अंदर हमारे पास आइकन्स होते हैं, मेन्यूज़ होते हैं, विंडो होती है, ठीक है, पॉइंटर्स होते हैं जिनके ज़रिए से हम काम करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो मैंने आपको अभी बताया GUI। सो द राइट आंसर इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है, इसकी एग्जांपल हमारे पास विंडोज़ है, मैकिंटोश है, मोबाइल फ़ोन्स में एंड्रॉयड होता है। ये डिफरेंट हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनके ज़रिए से हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइकन्स, मेन्यूज़, पॉइंटर्स, विंडोज़ एट्सेट्रा। जबकि CLI ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसके अंदर हमने कमांड्स के ज़रिए से काम करना होता है, हमने सिर्फ टाइपिंग करनी होती है, हमारे सामने एक ब्लैक स्क्रीन होती है और अगर हमें कमांड्स याद होंगी तब ही हम उसके अंदर काम कर सकेंगे, वरना नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 6 EEPROM। EEPROM स्टैंड्स फॉर, EEPROM जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो याद रखिएगा हमने रोम की 3 टाइप्स पढ़ी थी। एक टाइप हमने पढ़ी थी PROM और दूसरी हमने टाइप पढ़ी थी EPROM और तीसरी हमने टाइप पढ़ी थी EEPROM। EEPROM में E जो है इसका मतलब इलेक्ट्रिकली, इस E का मतलब है इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, बाकी रोम की वही फुल फॉर्म। सो द आंसर इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। नंबर 7 स्टैक पॉइंटर रजिस्टर इज यूज्ड फॉर। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SP भी कहते हैं, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये इस्तेमाल होता है मेंटेनिंग स्टैक को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है। आपको मैंने बताया था कि स्टैक किसे कहते हैं, बेसिकली आप समझ लें कि इट इज़ अ काइंड ऑफ कंटेनर। इसके अंदर जो भी हम इंस्ट्रक्शन डालेंगे इसके अंदर स्टोर होती चली जाएगी। फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन नंबर 1 है या डाटा 1, दूसरा डाटा, तीसरा डाटा, फिर चौथा, तो ये स्टैक है। अब जब सबसे पहले हम जो इंस्ट्रक्शन निकालेंगे, जो भी डाटा निकालेंगे इसमें से, वो डाटा नंबर, ये जो चौथे नंबर पे इंस्ट्रक्शन है डाटा, ये पहले निकलेगा, उसके बाद इसकी बारी आएगी, फिर इसकी बारी आएगी और एंड पे इसकी बारी आएगी। इस अरेंजमेंट को कहते हैं LIFO, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंस्ट्रक्शन हमने सबसे पहले इंसर्ट की थी, इंस्ट्रक्शन नंबर 1, उसकी सबसे लास्ट पे बारी आई है। सही हुआ ना, उसकी लास्ट पे बारी आई। और जो इंस्ट्रक्शन हमने सबसे लास्ट पे इंसर्ट की थी, सबसे लास्ट पे इन की थी, फर्स्ट आउट, और सबसे पहले उसको हमने बाहर निकाल दिया। तो ये स्टैक की अरेंजमेंट होती है, इसको भी आपने याद रखना है। और स्टैक पॉइंटर रजिस्टर जो है वो स्टैक को मेंटेन करता है, क्योंकि कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती है कंप्यूटर में जो स्टैक में लग जाती हैं। नंबर 8 DRAMs रिक्वायर डैश रिफ्रेशिंग टू मेंटेन डाटा स्टोरेज। DRAM जो है इसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि डाटा स्टोरेज जो है वो इसकी मेंटेन की जा सके। याद रखिएगा DRAM को अगर हम रिफ़्रेश नहीं करते बार बार तो ये इसकी स्टेबिलिटी नहीं रहती, यानी ये स्टेबल नहीं रहती, ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकती और स्लो हो जाती है। इसलिए DRAM जो है इसको विद द पीरियड ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी पीरियोडिक रिफ्रेशिंग की ज़रूरत होती है। सो DRAMs जो होती हैं उनको पीरियोडिक रिफ्रेशिंग की ज़रूरत होती है। नंबर 9 डैश लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस। कौन सी लैंग्वेज है जो बिज़नेस एप्लीकेशन के लिए बनाई गई। अब चूँकि आपकी बुक में इसका जिक्र नहीं है, मतलब चैप्टर में नहीं है जिक्र इसका, लेकिन वैसे ही मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास जितनी लैंग्वेजेस होती है ना, हाई लेवल लैंग्वेजेस, वो एक ख़ास किस्म के सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। कुछ लैंग्वेजेस में हमारे पास वेब बेस्ड एप्लीकेशंस बनती हैं, कुछ लैंग्वेजेस में गेम्स बनती हैं, कुछ लैंग्वेजेस में सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बनते हैं। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं वो डिफरेंट पर्पसेस के सॉफ्टवेयर्स के लिए होती हैं। तो ये जो लैंग्वेज है हमारे पास जो बिज़नेस एप्लीकेशंस के लिए होती है, ये होती है COBOL, COBOL। इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। सो द राइट आंसर इज COBOL लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस। नंबर 10 डैश रजिस्टर इज यूज्ड इन मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस का रिजल्ट किस में स्टोर होता है, मैथमेटिकल यानी अर्थमेटिक रिजल्ट्स। तो आपको याद होगा हमने AX BX रजिस्टर पढ़ा था कि जो कि जनरल पर्पस रजिस्टर्स है, इन दोनों में अर्थमेटिक ऑपरेशंस का रिजल्ट स्टोर हो रहा था, यानी मैथमेटिकल। और DX रजिस्टर जो हमने पढ़ा था इसमें जनरल पर्पस रजिस्टर्स में, एक हमने AX पढ़ा था, एक BX पढ़ा था, ठीक है, और एक हमने पढ़ा था CX और एक हमने पढ़ा था DX। तो ये जो AX था, BX और DX, ये तीनों मैथमेटिकल ऑपरेशंस का रिजल्ट स्टोर करते हैं। सो
द राइट आंसर इज़ जनरल पर्पस रजिस्टर। तो जनरल पर्पस रजिस्टर्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए। नंबर 11, डीवीडी स्टैंड्स फॉर। डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये एमसीक्यू है, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको भी आपने याद रखना है। फिर बायोस वाला एमसीक्यू भी बोर्ड में आ चुका है। बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो इनको सीपीयू यूज़ करता है और ये रोम से रिलेटेड है। रोम के टॉपिक में मैंने आपको पढ़ा दिया था। नंबर 13, इनिशियल वर्क ऑन द इंटरनेट वाज डन इन डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। शुरू में जो इंटरनेट का काम था इनिशियली शुरू में वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम में किया गया था? तो द राइट आंसर इज़ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिएगा कि यूनिक्स भी इज़ अ काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस तरह से बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो पहले ये चला करता था, अब बहुत कम इस्तेमाल होता है। जब से विंडो आई है बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो कम इस्तेमाल होते हैं क्योंकि विंडो बहुत ईजी है। नंबर 14, द इंस्ट्रक्शंस दैट आर यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आर कॉल्ड डैश। वो इंस्ट्रक्शंस जो कि डाटा को ट्रांसफ़र करवाती हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक, यानी एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी जिस दौरान प्रोग्राम चल रहा होता है उस दौरान। तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहते हैं? रीड राइट इंस्ट्रक्शंस। रीड राइट इंस्ट्रक्शंस ऑब्वियसली रीड इंस्ट्रक्शन कौन सी होती है? जिसके ज़रिए से सीपीयू मेमोरी से डाटा लेता है, एक्सेप्ट करता है, रीड करता है। राइट इंस्ट्रक्शंस वो होती हैं जिनके ज़रिए से सीपीयू जो है वो इंस्ट्रक्शंस को राइट करता है, भेजता है मेमोरी की तरफ। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं जिनके ज़रिए से डाटा एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ट्रांसफ़र होता है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो रीड राइट इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको हमारा सीपीयू फॉलो करता है। और नेक्स्ट है हमारे पास डैश रजिस्टर्स आर यूज्ड इन मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। वो कौन से रजिस्टर्स हैं जो कि मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं? अब ये हमने पहले भी पढ़ा है कि वो कौन से रजिस्टर्स हैं जो कि मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये कुछ देर पहले ही हमने इसमें पहले ही पढ़ लिया है। ये सेम वही है, यानी नंबर 10 पे जो हमने पढ़ी थी ब्लैंक नंबर 10 और ब्लैंक नंबर 15, ये दोनों तकरीबन सेम है। और इसका आंसर है हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर्स। सो दोनों सेम है, तो 2 दफ़ा उसने लिखी हुई, यानी इसको रिपीट कर दिया। सो हम दोनों दफ़ा इसको कर लेते हैं, दोनों का आंसर तो सेम है, जनरल पर्पस रजिस्टर्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि AX रजिस्टर, BX रजिस्टर, CX रजिस्टर, DX रजिस्टर, ये 4 रजिस्टर हैं जनाब, ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। और इनमें जो AX रजिस्टर है, BX रजिस्टर है और DX रजिस्टर, ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस का रिजल्ट स्टोर करते हैं। तो इस वजह से जनरल पर्पस रजिस्टर, चूँकि सारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, तो एक रजिस्टर 2 या 3 का नाम लिखने की बजाय एक जो रजिस्टर्स की कैटेगरी है जनरल पर्पस, उसका नाम लिख दिया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। सो हमारे पास ये जो मैंने आपको पीछे जितनी भी ब्लैंक्स करवाई हैं 15, ये सारी की सारी MCQs के हवाले से अहम है। इसके अंदर एक चीज़ मज़ीद आपको बताना चाहूँगा जो कि हमारे पास ब्लैंक्स नंबर 4 में है कि द कंट्रोल यूनिट रीड्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी एंड डिकोड्स दीज इंस्ट्रक्शंस। जब हमने फेच डिकोड एग्जीक्यूट पढ़ा था ना, तो उसके अंदर हमने ये कंट्रोल यूनिट पढ़ा था। बेसिकली ये जो ब्लैंक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कंट्रोल यूनिट वाला पार्ट, ये असल में लिंक्ड है जनरल पर्पस रजिस्टर्स के साथ। क्योंकि जब भी हमारा कंप्यूटर फेच करते हैं इंस्ट्रक्शन को, उसको डिकोड करता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है, तो ये सारे काम जो हैं वो विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर्स कर रहा होता है। यानी जब वो इंस्ट्रक्शन को फेच करता है तो उसके लिए वो PC और IR रजिस्टर का इस्तेमाल करता है। उसके बाद जब उसने मेमोरी की तरफ डाटा भेजना है या मेमोरी से डाटा लेना है तो उसके लिए MAR और MBR का इस्तेमाल किया जाता है। सो CPU जो है वो रजिस्टर्स का इस्तेमाल करता है। तो याद रखिएगा कि जब आपने ये वाला टॉपिक याद करना है फेच डिकोड एग्जीक्यूट वाला, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा, ये जो ब्लैंक नंबर 4 है, इसके लिए आपको MCQs आने चाहिए जो भी मैंने जिनका जिक्र किया लास्ट वाले MCQ में, और ये 2 दफ़ा एक ही MCQ रिपीट हुआ आपकी बुक में। तो अब इस एक्सरसाइज में हमारे पास नेक्स्ट MCQs भी हैं और इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चंस भी हैं। तो MCQs और क्वेश्चंस जो हैं वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने देखा कि जो फिल इन द ब्लैंक्स थी उनको हमने सॉल्व किया और उसके लिए प्रीवियस आपको हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। हमने डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल ब्लैंक्स देखी और किसका क्या आंसर था वो भी मैंने आपको बताया, और साथ ही मैंने आपको थोड़ा सा रिकैप भी दिया, रिकॉल करवाया कि किस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।